एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के 2022 में जो पेपर होने वाला है उसके ऊपर हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है, जिसमें आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको लाने का प्रयास किया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि प्रश्न पहले आपसे किस प्रकार से वो पूछेगा और आपको उनको किस प्रकार से उनका जवाब देना है, इनके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, ये शिक्षा शास्त्र की द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में वीडियो है जिसका नाम है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, अभी आपको बता दूं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पेपर जो है वो हो चुके हैं, जैसे डीडीयू वगैरह में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पेपर हो रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पेपर बाकी हैं। 23 से स्टार्ट होंगे, किसी में 20 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो अभी आपका अगर पेपर नहीं हुआ है तो आप इन वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर हो गया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी पीछे वाले पिछले समय में थोड़ा बिजी होने के कारण पूरा चीज़ कवर नहीं किया जा सका, लेकिन अब कवर करने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में जिनका भी पेपर होने वाला है वो उससे लाभान्वित हो सके। ठीक है, पूरे प्रश्न पत्र को आपको 3 खंडों में बाँट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। ध्यान दीजिएगा कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जिनके पेपर करवाने का पैटर्न अलग होता है, तरीका अलग होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अदला उत्तरीय पूछा ही नहीं जाता। कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रश्न पत्र को खंड में बाँटती ही नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी केवल 2 ही खंड में बाँट देती हैं, खंड आ, खंड बा। ठीक है, तो जो ये यूनिवर्सिटी है, तो अभी हम इसको 3 खंडों में बाँट के चलते हैं। खंड आ का मतलब हो जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब हो जाएगा लघु उत्तरीय और खंड सा का मतलब हो जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब देखते हैं खंड आ। खंड आ में आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि सभी प्रश्न आपको करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय से पूछे जाने वाले हैं और आपको 10 के 10 करने हैं। ठीक है, और उसके बाद हर प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्द में, 50 शब्द में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका आज का जो पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि शिक्षा तथा मनोविज्ञान में क्या संबंध है, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार से देंगे कि शिक्षा में मनोविज्ञान का पदार्पण होने से शिक्षा अध्यापक केंद्रित न हो करके अब बाल केंद्रित हो गई। मतलब इनके कहने का ये है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो कह रहे हैं कि सर अपने शब्दों में बताइए, तो अभी थोड़ा किताबी शब्द भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बुक वाली लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर उनको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि शिक्षा में जो मनोविज्ञान है ये अपना स्थान बना चुका है और जो इसने स्थान बनाया है उसी के कारण से अब जो शिक्षा है वो अध्यापक को मेन नहीं मानती। मेन किसको मान के चलती है? बालक को वो मेन मानती है, केंद्र मानती है। ठीक है, आगे लिखा है कि इसमें बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता और आवश्यकता पर बल दिया जाने लगा। मतलब इनका कहने का ये है कि जिसमें जब मनोविज्ञान जो है शिक्षा के अंतर्गत आया, उसमें अपना स्थान बनाया, तो उसके बाद जो बालक होता है उसका इंटरेस्ट किस में है, उसकी योग्यताएं कितनी हैं, उसकी क्षमता, कोई चीज़ कितनी देर तक ऑब्जर्व कर सकता है और उसकी आवश्यकता क्या है, इसको ध्यान में रख करके फिर उनके बारे में क्या किया जाता है, उनके बारे में अध्ययन करने के बाद उनको शिक्षा दी जाती है। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे लिखना है कि डंडे के बल पर जो अनुशासन कायम किया जाता था अब स्व अनुशासन पर बल दिया जाने लगा है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले के समय में क्या होता था, जब बालक नहीं पढ़ते थे, उद्दंडता करते थे, ठीक है, कोई गलत काम करते थे तो उनको डंडे से उनकी अच्छे से पिटाई की जाती थी। आप लोगों को याद भी होगा, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, हम लोगों के समय में ऐसा होता था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया जाता था, डंडे से खूब मारा जाता था। लेकिन अब उनको डंडे से नहीं मारा जाता है, उनको क्या, स्व अनुशासन पर बल दिया जाता है कि बालक को उस चीज़ की फील कराया जाए, उसको अनुभव कराया जाए कि हाँ ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना है। तो जब वो इन चीज़ों को फील करेगा, अनुभव करेगा, तो वो क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्त, उन चीज़ों को करना बंद कर देगा। तो इस हिसाब से उसके क्या क्या किया जाता है, स्व अनुशासन पे ध्यान दिया जाता है। आगे आपको हेडिंग डाल देनी है कि ब्राउन के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। अब इसको आप अपने शब्दों में नहीं लिख सकते, क्योंकि ब्राउन महोदय ने लिखा है, तो इसको उन्हीं के शब्दों में लिखना पड़ेगा। इसमें ये लिखना है, फिर से लिख लीजिएगा कि ब्राउन के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, दूसरे आपके आ जाते हैं कौन, पिल्सवरी। कौन? पिल्सवरी के अनुसार आपको लिखना है कि मनोविज्ञान
मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, आपको दो परिभाषाएं दे देनी है। एक तो शिक्षा की दे देनी है कि शिक्षा जो है क्या करती है, व्यक्ति के व्यवहार को डेवलप करती है, परिवर्तन करती है, चेंज करती है। ठीक है, दूसरा आपको पिल्सवरी के अनुसार बता देना है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का क्या है, विज्ञान है। ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार से आपको बता देना रहेगा। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा, दोनों शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषाओं से शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण है। पहला क्या है कि मानव व्यवहार में परिवर्तन करके उससे उत्तम बनाती है। ठीक है, पहली ये करती है, और दूसरी ये है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध असंदिग्ध है। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जो मनोविज्ञान है ये क्या करता है, मानव व्यवहार को क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, उसका विज्ञान है। और जो शिक्षा है ये मानव व्यवहार को क्या करती है, परिवर्तित करती है। तो अगर आपको किसी चीज़ को बदलना है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब तक आप उन चीज़ों के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे आप उनको बदल नहीं सकते हो। ये एक सीधी सी बात है और ये फैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बता रहे हैं कि एक क्या करता है, पहले मानव के बारे में अध्ययन करता है, मनोविज्ञान। ठीक है, और दूसरा शिक्षा जो है उसको अध्ययन करने के बाद क्या करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके पहले प्रश्न का समापन हो जाता है। दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि अधिगम क्या है। अधिगम का अर्थ आपको स्पष्ट करना है, यहाँ पे बताना है कि अधिगम क्या है। ठीक है, चलिए, तो आपको कुछ इस प्रकार से बताना है कि अधिगम का अर्थ सीखना अथवा व्यवहार परिवर्तन है। क्या है, कोई चीज़ अगर आप सीखते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है ना। अगर आप मान लीजिए कहीं पे गए तो आपने किसी को देखा कि जो अब उनसे बड़े लोग हैं उनको आप कह के वो बुला रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि आप करके बुला रहा है, सर आप ऐसे करके बात कर रहा है। और आप पहले क्या करते थे, तू करके बात करते थे, तू ये ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता। तो जब वहाँ पे गए तो आपने देखा, अरे भाई ये तो काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, आप यूज़ कर रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है और लोग इससे प्रसन्न भी हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने आप में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, अपने आप में परिवर्तन करेंगे, अपने आप को सिखाएंगे कि हाँ अब क्या करना चाहिए हमें, कि तू की जगह पे आप का प्रयोग करना चाहिए। तो अब यहाँ पे जब आप कहने लगे तो यहाँ जहाँ पे आप वापस जाएंगे जहाँ से आए थे, वहाँ के लोगों को लगेगा, अरे भाई 2 दिन ही गए हुआ परिवर्तन हो गया इसके अंदर। तो वही क्या होता है कि उसके व्यवहार में, अगर किसी के व्यवहार में परिवर्तन हो जाए या कोई आदमी किसी चीज़ को सीख ले, वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना है, अधिगम का तात्पर्य वातावरण में रहने और व्यवहार करने के कारण व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन से है। मतलब जो अधिगम का तात्पर्य है वो किससे है कि वातावरण में रहने, मतलब जिस वातावरण में मनुष्य रह रहा है। ठीक है, और व्यवहार करने के कारण, जो उसका व्यवहार करने का व्यवहार करता है। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन से है। मतलब जो जहाँ जिस वातावरण में रह रहा है, जिस प्रकार से वो व्यवहार कर रहा है, उसको जब हम चेंज कर देते हैं तो वहाँ पर ही अधिगम आ जाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा होता है। मतलब कह रहे हैं जो आदमी होता है उसके अगर व्यवहार में आपको परिवर्तन करना है तो वो तभी हो पाएगा जब आप किसी चीज़ के बारे में आपको अनुभव होगा। ठीक है, तभी आप उसको चेंज कर पाएंगे। और अनुभव और किससे, प्रशिक्षण, किसी चीज़ को आप कोई भी चीज़ हो उसको आपको उसको सिखाना पड़ेगा, तभी उसका व्यवहार चेंज हो पाएगा। उसको बताना पड़ेगा कि नहीं ये चीज़ें गलत होती, ये चीज़ें सही होती। जब वो इन चीज़ों को आप बता देंगे तो वो क्या करने लगेगा, व्यवहार अच्छा करने लगेगा। ठीक है, आगे आपको लिखना है, जब बालक गणित के प्रश्न हल करता है, संज्ञा और सर्वनाम के उदाहरण देता है, मानचित्र में स्थानों को अंकित करता है, तब वह अनुभव द्वारा अधिगम करता है। मतलब कह रहे हैं कि जब वो इन चीज़ों को, जैसे कोई गणित का प्रश्न है उसका जवाब दे रहा है। ठीक है, सर्वनाम या संज्ञा का उदाहरण कोई दे रहा है, मानचित्र में स्थानों को अंकित कर रहा है, मतलब आप पूछ रहे हैं ये कहाँ पड़ रहा है तो वो फटाफट बता रहा है। तो इसमें वो क्या कर रहा है, अनुभव द्वारा अधिगम कर रहा है। उसने पहले उन चीज़ों को देख रखा है, अब उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहा है, तो वो अनुभव द्वारा क्या कर रहा है, उसको उसका अधिगम कर रहा है। वही व्यक्ति जब साइकिल चलाने लगता है, क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, साइकिल चलाने लगता है। ठीक है, उसके बाद टाइप करने लगता है, कोई भी चीज़ हो टाइप करने लगे, कुश्ती के दांव लगाने लगता है, जब वो कुश्ती में जाता है और दांव पेच सीख जाता है, कार चलाने लगता है, तब वह प्रशिक्षण द्वारा अधिगम करता है। तो वो क्या करता है मेरे भाई दोस्त कि प्रशिक्षण के द्वारा, कि उसको सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो वो जब प्रशिक्षित होगा तभी क्या प्राप्त कर पाता है, उसका अधिगम वहाँ प्रशिक्षण द्वारा होता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत क्या है, आपको यहाँ पे बताना है।
ठीक है। तो चलिए बताते हैं, जब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है, कोई भी व्यक्ति हो जब कोई कार्य सीखता है, तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है। क्या होता है? उसके सामने एक विशेष प्रकार की स्थिति, एक सिचुएशन पैदा हो जाती है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? कि वो कोई ऐसा एक्ट करने लगे। मान लीजिए कोई आदमी है, कोई चीज़ सीखता है, तो उसके सामने कई ऐसी सारी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि वो उस प्रकार का रिएक्ट करने लगता है। ठीक है। उसके बाद इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया के संबंध स्थापित हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो आप सिखा रहे हैं उसमें अब उसको सिचुएशन मिली, उसने उन चीज़ों को सीख रखा था, तो अब क्या करने लगेगा? वो उसी प्रकार से उन दोनों में संबंध स्थापित करने लगेगा। ठीक है। आगे, जिसे उद्दीप्त प्रक्रिया संबंध RSR बोर्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। आगे आपको लिखना है, इस संबंध के फलस्वरूप जब व्यक्ति भविष्य के उद्दीप का अनुभव करता है, तब वह उसे संबंधित उसी प्रकार की प्रतिक्रिया एवं व्यवहार करता है। ठीक है। इस प्रकार से हमें लग रहा है कि अगर समझाने में फंसेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट में आप केवल 3 प्रश्न सीख पाए हैं। ठीक है। और ज़्यादा समय बीत जाएगा तो आपके पूरे प्रश्न हो नहीं पाएंगे, फिर कहोगे सर पूरे प्रश्न आप करवाते नहीं हो। ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा अब हिसाब से ही समझाया जाएगा, आपको थोड़ा ओरली समझा दिया जाएगा और उसके बाद उसको स्पीड में ले चलने का प्रयास करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न इसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है कि पावलाव के संबंध प्रक्रिया क्या है। जो पावलाव का संबंध प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बताना है। पावलाव के संबंध प्रक्रिया सिद्धांत का क्या करना है? संक्षेप में आपको वर्णन करना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि संबंध प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शिक्षा शास्त्री कौन रूसी शरीर शास्त्री IP पावलाव ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे दोस्त? पावलाव ने किया था। उनके मत के अनुसार सीखना एक अनुकूल अनुक्रिया है। क्या है? सीखना जो है वो एक अनुकूलित अनुक्रिया है। ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि वार्नर के शब्दों में अगर देखें तो अनुकूलित अनुक्रिया उत्तेजना की पुनर्वृत्ति द्वारा व्यवहार का स्वचालन है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? जो अनुकूलित अनुक्रिया है ये उत्तेजना की पुनरावृत्ति, जब किसी चीज़ के बारे में आपके अंदर उत्तेजना उठती है और वो बार बार उठती है तो द्वारा जो व्यवहार होने लगता है, खुद से जो आपके अंदर व्यवहार देखने को मिलता है, वही क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया अनुकूलित अनुक्रिया है। ठीक है। बात करते हैं जिसमें उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है और अंत में वह किसी व्यवहार के कारण बन जाती है जो पहले मात्र रूप के साथ लगी हुई थी। ठीक है। क्या? मात्र रूप में लगी हुई, साथ में लगी हुई थी। आगे आपको सिद्धांत का अर्थ बताना है, हेडिंग डालना है सिद्धांत का अर्थ, और इसमें लिखना है कि भोजन देकर कुत्ते के मुंह से राल टपकने लगती है। जो कुत्ता होता है उसके सामने अगर आप भोजन रखेंगे तो उसके मुंह से राल ऑटोमेटिक टपकने लगती है। यह भोजन एक स्वाभाविक उत्तेजक या उद्दीपक है। क्या है? उत्तेजक है या उद्दीपक है, जिसे देखकर कुत्ता जो है उत्तेजित या फिर उद्दीपक हो रहा है। ठीक है। कुत्ते के मुंह से लाल टपकने लगे तो इस संबंध में सहज प्रक्रिया का संबंध प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहज क्रिया या फिर संबद्ध प्रतिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। इस प्रकार से आपका चौथा नंबर प्रश्न भी जो है सॉल्व हो जाता है। अब आपको 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो आपको डाल देनी रहेगी बुद्धि की विशेषताएं। ठीक है। उसके बाद आपको लिखना रहेगा, जब आपको इस प्रकार से देना रहेगा कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। क्या है? एक सामान्य योग्यता है। ठीक है। इस योग्यता को व्यक्ति अपने को तथा एक दूसरे को समझाता है। क्या करता है? इस योग्यता को व्यक्ति अपने को, खुद को तथा दूसरे को, एक दूसरे को क्या करता है? समझाता है। लेकिन यह सत्य है कि सामाजिक तथा व्यक्तिक परिवेश में अंतः क्रियात्मक गतिशीलता तथा क्षमता का नाम बुद्धि है। ठीक है। बुद्धि की विशेषताएं इस प्रकार से हैं, आपको हेडिंग डाल देनी रहेगी। फिर उसके बाद बताना रहेगा नंबर 1 डाल के कि बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम मतलब हुआ कि जैसे दादा बाबा की बुद्धि रही होगी वैसे ही बच्चे की बुद्धि होगी। वातावरण किस माहौल में पल रहा है, ठीक है, तो उसका भी प्रभाव उसके बुद्धि के ऊपर पड़ता है। दूसरा आपको लिखना रहेगा कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। कब तक होता है? जब बालक जन्म लेता है और जब तक वो किशोरावस्था में पहुंच नहीं जाता मध्यकाल में, तब तक उसकी बुद्धि का विकास होता रहता है। तीसरा आपको लिखना है बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, मतलब पैदा होते ही उसके साथ पाई जाती है।
चौथा लिखना है बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन प्रदान करने की योग्यता प्रदान करती है। अमूर्त चिंतन मतलब जिसकी कोई कोई रूप ना हो और उसका भी आप क्या कर लें, चिंतन कर लें, मनन कर लें, उसकी योग्यता कौन देता है? बुद्धि ही हमें देती है। पांचवा डालना रहेगा बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने की में सहायता देती है। जो बुद्धि है वो बात, आदमी को कोई भी बात अगर सीखनी है तो उसमें सहायता कौन देता है? बुद्धि देती है। छठा आपको लिखना है बुद्धि व्यक्ति को अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता प्रदान कराती है। ठीक है। सातवां आपको लिखना है कि बुद्धि व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में अपने को समायोजित और सुसंगठित करने के योग्य बनाती है। जो बुद्धि होती है यही क्या करती है कि आप किस परिस्थिति में हैं और वहां पे आपको समायोजित करना है, सुसंगठित करना है, घबराना नहीं है। इन सारी चीजों के बारे में कौन बताता है? बुद्धि ही हमें जानकारी प्रदान कराती है। ठीक है। 5 प्रश्न आपके हो गए हैं। अब देखते हैं छठा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। तेलुगुत्रे का पूछ रहा है कि व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। आपको यहाँ पे व्यक्तित्व के प्रकार बताने हैं, उनका उल्लेख करना है। तो चलिए इसका कुछ इस प्रकार से आपको जवाब देना होगा कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण अनेक विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार से किया गया है। ठीक है। एक विद्वान ने किया है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से किया है। इनमें से निम्नलिखित 3 वर्गीकरणों को साधारणतः स्वीकार किया जाता है। स्वीकार किसको किया गया? केवल 3 को ही किया गया है, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतिम को माना जाता है। किसको माना जाता है? अंतिम वाले को माना जाता है। पहला क्या है? शारीर शरीर रचना प्रकार। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? व्यक्तित्व के प्रकार में पहला क्या है? शरीर रचना प्रकार। मतलब मनुष्य की जो आदमी है उसका बॉडी कैसी है, उसके शरीर की बनावट कैसी है, ये पहला आ जाता है। दूसरा आ जाता है समाज शास्त्रीय प्रकार। ठीक है। मतलब उसका सामाजिक संबंध कैसा है, समाज में रहने, उठने, बैठने, बोलने, इन सब का तरीका कैसा है, इस प्रकार से। मनोवैज्ञानिक प्रकार, वो कितना स्मार्ट है। ठीक है। स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि देखने में स्मार्ट, वो सब हो चुका है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है उसकी बुद्धि कितनी तेजी से काम करती है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना रहता है। ये तीसरा प्रकार है। ठीक है। और यही क्या होता है? सबसे मेन होता है। आदमी स्मार्ट तभी कहा जाता है जब वो उसकी बुद्धि अच्छे तरीके से काम कर रही हो। ठीक है। तो ये आपके कितने प्रश्न हो गए मेरे प्यारे दोस्त? 6 प्रश्न हो चुके हैं। 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मानसिक द्वंद्व क्या है, आपको बताना है। क्या बताना है मेरे प्यारे दोस्त? मानसिक द्वंद्व क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि व्यक्ति की अनेक इच्छाएं, आवश्यकताएं और रुचियां होती हैं। कोई भी आदमी हो उसके अंदर कई सारी इच्छाएं होती हैं, कई सारी आवश्यकताएं होती हैं, कई सारी रुचियां होती, कई सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं। किंतु यह आवश्यकताएं नहीं, यह आवश्यक नहीं कि उसमें समस्त इच्छाएं व आवश्यकताएं पूरी हो ही जाएं। मतलब यह नहीं कहा जा सकता कि जितनी भी उसके अंदर आवश्यकताएं हैं, जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं, ये सारी पूरी हो जाएं। कुछ सारी चीज़ें कुछ ही पूरी होती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं। आगे आपको लिखना है कि पर्यावरण में उसे कुछ विरोधी शक्तियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद बिल्कुल नहीं करती हैं और उनके मन में एक प्रकार का संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? उनके मन में एक प्रकार का संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति को दो बिल्कुल विरोधी वस्तुओं में से एक का चुनाव करना पड़ता है तो उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मतलब दो विरोधी वस्तुएं रख दी जाएं और आपको एक चुनना हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। फिर आपको एक हेडिंग डाल देनी रहेगी। क्रो एंड क्रो के अनुसार बात करें तो उन्होंने कहा है कि द्वंद्व या संघर्ष, द्वंद्व का मतलब युद्ध होता है मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपने रामायण महाभारत देखा होगा तो वहाँ पे कई बार ये सारे शब्द यूज किए जाते हैं, द्वंद्व वगैरह, तो आपको ध्यान में रखना है। तो द्वंद्व या संघर्ष उस समय उत्पन्न होता है जब व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती हैं। मतलब जब आदमी के अंदर जो है द्वंद्व या फिर संघर्ष तभी उत्पन्न होता है जब व्यक्ति को जिस पर्यावरण में रह रहा है वहाँ पे जो है उसकी शक्तियों का सामना करना पड़ता है, उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी इच्छा और उसकी रुचि के एकदम अपोजिट हैं। कह रही नहीं, हम ये नहीं मानते जो तुम मानते हो। तो वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि विकलांग बालकों के प्रकार बताना है आपको। क्या? विकलांग बालकों के प्रकार बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि विकलांग बालकों या व्यक्तियों को निम्नलिखित प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। पहला बताना रहेगा अपंग बालक। ठीक है। अपंग मतलब जिसके पास पूरे अंग ना हो। ठीक है। दूसरा अंधे व अर्ध अंधे। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल देखने में सक्षम नहीं होते हैं और कुछ होते हैं जो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है।
तीसरे आपको बहरे या अर्धबहरे, कुछ होते हैं जो बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं और कुछ होते हैं जो थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, तो 3 प्रकार हो गए। चौथे, दोष युक्त वाणी वाले, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बोल ही नहीं पाते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बेचारे बोलते तो हैं लेकिन क्या होता है कि वो उतने अच्छे से उन चीज़ों को नहीं बोल सकते। पाँचवा आपको लिखना है अत्यधिक कोमल व निर्बल। अत्यधिक कोमल या निर्बल का मतलब ये हुआ कि कुछ बालक ऐसे आपने देखे होंगे, हो सकता है और ना भी देखे होंगे, कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत कम संख्या में ये देखने को मिलते हैं कि वो बेचारे इतने कोमल होते हैं कि अगर उनको तुमने थोड़ा-सा घूर के देख भी दिया तो वो तुरंत रोने लगेंगे, जबकि वो अच्छे खासे बड़े हैं, ठीक है? 18-20 साल की उम्र है उनकी, लेकिन उनको अगर थोड़ा-सा तुमने घूर के देख लिया, हाय! तिरछे नज़र से, तो वो क्या करने लगेंगे, बेचारे रोने लगेंगे, अरे! क्या हमको घूर के देख रहा है, ठीक है? तो वो होते हैं। अब आपका अगला जो प्रश्न है, 9वाँ नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निर्देशन एवं परामर्श में अंतर आपको बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि निर्देशन एक क्रिया है, ठीक है? जिसके अनुसार एक व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है। क्या की जाती है? एक व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वह अपने निर्णय ले सके। ठीक है, किसी भी आदमी को आप निर्देशन अगर देते हैं, बताते हैं उसके बारे में जानकारी, मान लीजिए कि कोई लड़का आपसे आया पूछ रहा है, भैया भैया अगर आप एमए कर रहे हैं तो बताओ एमए में क्या क्या होता है, कैसे कैसे, तो उस बच्चे को अगर आप सारी चीज़ें क्लियर करवा देंगे कि हाँ भाई एमए कर लोगे तो आप पीजीटी का पेपर दे सकते हो, नेट जेआरएफ का भी दे सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपके पास मास्टर डिग्री हो जाएगी एजुकेशन की, ठीक है? तो इस प्रकार से जब बताओगे तो वो क्या कहेगा? कहेगा अरे भैया ये तो बढ़िया, फिर वो अपने निर्णय लेने में क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो जाएगा तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, ठीक है? जबकि परामर्श एक निर्धारित रूप से संरचित स्वीकृति संबंध है, जो परामर्श प्रार्थी को पर्याप्त मात्रा में स्वयं को समझने में सहायता देता है। मतलब किसी चीज़ को अगर आप परामर्श दे रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है? तो उसका मतलब ये हुआ कि आप अपने तरफ से किसी चीज़ के बारे में प्रपोज़ल रख रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा आया कि भैया पढ़ना है, का क्या करें? ग्रेजुएशन करें या जाएँ कहीं पे तैयारी करें? तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप भी उसको सुझाव क्या देंगे कि हाँ, ग्रेजुएशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, और साथ में तैयारी भी करते रहना। तो ये क्या हुआ, ये आपका मानना है, ठीक है? लेकिन उसका मानना नहीं है, उसका मानना ये है कि या तो ग्रेजुएशन ही करेंगे या तैयारी ही करेंगे, ठीक है? तो अभी उसके बारे में आपको क्या किया, आपने परामर्श दे दिया, अब वो अपने हिसाब से करेगा, ठीक है? जिससे वह अपने नवीन ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ठीक कदम उठा सके। फिर आपको आपसे पूछेगा, फिर आपको बताना होगा कि हाँ, ग्रेजुएशन किए अभी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप मास्टर वो क्या ब बोल रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और अब जो है कोई फ़ायदा हमें लग रहा है दिखाई पड़ेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से वो भी कुछ कर पाएगा, ठीक है? आखिरी प्रश्न आज का 10वां नंबर, आज का कह रहे हैं अतुल्य का 10वां नंबर प्रश्न, वो कह रहा है कि प्रक्षेपण विधि क्या है? क्या बताना है मेरे प्यारे दोस्त कि प्रक्षेपण विधि क्या है, इसके बारे में आपको समझाना है। इसमें जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि प्रोजेक्ट का अर्थ है, प्रक्षेपण को इंग्लिश में प्रोजेक्ट कहते हैं, तो प्रोजेक्ट का अर्थ है प्रक्षेपण या फेंकना। क्या है? प्रक्षेपण या फिर फेंकना। सिनेमा हॉल में किसी भाग में बैठा हुआ व्यक्ति प्रोजेक्टर की सहायता से फिल्म के चित्रों को पर्दे पर प्रोजेक्ट करता है, ठीक है, या फेंकता है, जहां बैठे हुए दर्शक गण जब उन चित्रों को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं, उदाहरण अर्थात अभिनेत्री के नृत्य के समय कलाकार उसके शरीर की गतियों को, नवयुवक उसके सौंदर्य को, और तरुण बालिका उसके श्रृंगार को, और सामान्य मनुष्य उसकी विभिन्न मुद्राओं को विशेष रूप से देखता है, ठीक है? उसके बाद इसका अभिप्राय यह है कि जब लोग एक व्यक्ति या वस्तु को समान रूप से ना देखकर अपने व्यक्तित्व के गुणों या मानसिक अवस्थाओं के अनुसार देखते हैं, तो वही क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। अभी आपको समझ में आया होगा कि आप कहीं पे जाते हैं या आप मान लीजिए मोबाइल में गाना चला के बैठ गए, ठीक है? और कौन सी किसी मूवी का ले लीजिए, जैसे ये सूर्यवंशी आई थी, इसमें जो गाना था पुराना वाला उठाएं, टिप टिप बरसा पानी वाला, ठीक है? आपने इसको चला लिया, एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है? तो अभी आपने आप लगा के बैठ गए उस गाने को, ठीक है? अभी आपके जो घर में लेडीज वगैरह होंगी, वो क्या करेंगी कि उसके जो उसका पहनावा ओढ़ावा है, वहाँ पे जो लड़की ने, नायिका ने पहन रखा है, उसको देखेंगे कि अच्छा ये साड़ी अच्छी लग रही है, और ये इसके ऊपर जो ये बिंदी लगा रखी है और अच्छी लग रही है, इस प्रकार से देखेंगे। लेकिन जो वहाँ के नवयुवक बालक हैं, ठीक है, वो क्या देखेंगे?
ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद जो आपके बुजुर्ग दादा और ये लोग हैं, ये क्या देखेंगे कि हाँ भाई नृत्य अच्छा कर रही है भाई, मतलब इतना मेहनत कर रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी होगी तभी इन चीज़ों को कर पाया होगा। तो इस प्रकार से सबका देखने का नज़रिया अलग अलग हो जाता है। देख एक ही चीज़ रहे हैं लेकिन नज़रिया सबका अलग अलग है, ठीक है। मानव स्वभाव इस मानव स्वभाव की इस विशिष्टता से लाभ उठाकर मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व मापन के लिए प्रक्षेपण विधि का निर्माण किया। क्या किया? प्रक्षेपण विधि का निर्माण किया। इस विधि का अर्थ बताते हुए इसने थोर्प व समलर ने लिखा है कि प्रक्षेपण विधि उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व के रूप का वर्णन करने का साधन है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? उसका साधन है। तो आई होप ये 10वां नंबर प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपका जैसे ही लघुत्तरी वाला सेक्शन कवर होता है, आपका खंड बा यहीं से स्टार्ट हो जाता है और खंड मा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। खंडबा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे भी कुछ नोट करके इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि सभी प्रश्नों को करना क्या है? अनिवार्य है, ठीक है। सभी प्रश्न आपको करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको यहाँ पे देना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपसे टोटल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये लोग इनडायरेक्टली आपसे कितने इनडायरेक्टली आपसे कितने 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है, ये आपको बताना है। अब मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए नहीं, अथवा करके यहीं पे दूसरा भी प्रश्न पूछ लिया गया है कि थार्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को संक्षेप में बताइए, ठीक है। अब इनमें से चाहे आप ये कीजिए चाहे ये कीजिए, तो आपसे पूछे कितने जाते हैं? टोटल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जिनमें से आपको कितने 5 प्रश्न करने रहते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों जरूरी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन न केवल छात्रों के लिए ही वरन अध्यापकों के लिए भी उपयोगी है, ठीक है। आगे लिखना है आपको, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहली आपको हेडिंग डाल देना रहेगा, हिंदी में डालना चाहें तो आ, इंग्लिश में ए और गणित में डालना चाहें तो 1 नंबर डाल सकते हैं। आपको लिखना रहेगा कि अध्यापक को बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की जानकारी हो जाती है। बालक जो है किन अवस्थाओं में किन प्रकार से विकास करेगा उसकी जानकारी उसको हो जाती है। प्रत्येक अवस्था में बालक की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विशेषताओं से परिचित होकर उसके लिए पाठ्य विषयों एवं क्रियाओं का चुनाव कर सकता है। तो जब वो मनोविज्ञान पढ़े रहेगा तो वो क्या करेगा, शिक्षा मनोविज्ञान का अगर अध्ययन किए रहेगा तो उसको पता होगा कि किस अवस्था में उसको किस प्रकार की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विशेषताओं से हमें परिचित होना चाहिए, ठीक है। और उसके बारे में जब इन सारी चीज़ों के बारे में पता रहेगा तो उसके पाठ्यक्रम निर्माण करने में या पाठ्य विषयों को निर्माण करने में सहायता मिलेगी, ठीक है। जैसे शैशवावस्था या शैशवावस्था में पाठ्यक्रम रुचि, ठीक है, क्रिया तथा खेल। क्या शैशवावस्था में जो पाठ्यक्रम होता है, रुचि होती है, क्रिया होता है, खेल होता है कि सिद्धांत पर आधारित हो, ठीक है। आगे जो सॉरी यहाँ पे थोड़ा बताने में आपको दिक्कत हो गई, मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो बालक शैशवावस्था में होता है उसका जो पाठ्यक्रम रुचि हो, उसका क्या हो, क्रिया और खेल पे आधारित हो, क्रिया खेल सिद्धांत पर आधारित हो कि उसको खेल खेल में सारी चीज़ें बताई जाए, ठीक है। शिक्षण विधि क्रियात्मक हो, क्या हो, क्रियात्मक मतलब उसको करके दिखाया जाए। शिशुओं को क्रिया, खेल तथा वस्तुओं के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी पहली विधि यहाँ पे हो जाती है। दूसरी विधि यहाँ पे आपको बताई गई है 12 नंबर कि बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान हो जाता है कि बालक एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, मंद बुद्धि का बालक है, तीव्र बुद्धि का है या सामान्य बुद्धि का, इसकी जानकारी हो जाती है। इससे शिक्षक को शिक्षण करने में सुविधा होती है, ठीक है। तो उसको क्या हो जाती है, शिक्षक को सुविधा होने लगती है। आगे आपको तीसरी नंबर हेडिंग डालनी है, तीसरा नंबर पॉइंट डालना है और लिखना है कि बालक के व्यवहार, स्वभाव और मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान हो जाता है। बालक के प्रारंभिक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होते हैं। आगे आपको लिखना है, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक बालकों के व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उनमें सुधार कर सकता है तथा निर्देशन दे सकता है, ठीक है। फिर आगे आपको लिखना रहेगा, रायवर्न का मत है, किसका, रायवर्न का मत है। उन्होंने कहा है कि हमें बाल स्वभाव और व्यवहार का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से बालक से हमारा संबंध होता है। मनोविज्ञान हमें यह प्राप्त करने में सहायता दे सकता है, ठीक है।
आगे आपको लिखना है कि इस प्रकार शिक्षक बालक की मानसिक स्थिति का अध्ययन करके उसकी आवश्यकता अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, फिर आपको तीसरा चौथी नंबर पॉइंट नंबर डालना रहेगा। लिखना रहेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में अध्यापक को आत्मबोध होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जब अध्ययन कर लेता है टीचर तो उसको आत्मबोध का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिससे वह शैक्षिक परिस्थितियों में आने वाली समस्याओं का सामना कर सके। जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये टीचर को ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि जो उसके पढ़ाते समय जो जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी समस्या आराम से वो ढूंढ सके, उनका समाधान भी कर सके। ठीक है, आगे आपको लिखना है वह ऐसी ऐसी पद्धतियों एवं प्रवृत्तियों से परिचय प्राप्त करता है। ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां हैं, ऐसी ऐसी पद्धतियां हैं, टेक्निक हैं जिस पर उससे परिचय होता है जिसकी सहायता से वह अपने और दूसरे के व्यवहार का विश्लेषण कर सकता है और अपने तथा दूसरे के व्यक्तिगत समायोजन में सहायता पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है ये दूसरे नंबर का पहला प्रश्न था ये आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ लिया गया था उसी में दूसरे का अथवा करके कि थार्नडाइक के प्रयत्न और भूल सिद्धांत को संक्षेप में बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको हेडिंग डाल देनी रहेगी प्रयत्न और भूल सिद्धांत और ब्रैकेट में लिख देना रहेगा थार्नडाइक। ठीक है, इसका जवाब इस प्रकार से आपको देना होगा, इसी हेडिंग के आगे लिखना होगा कि प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत थार्नडाइक का प्रसिद्ध सीखने का सिद्धांत है। क्या है? सीखने का प्रसिद्ध इनका सीखने का सिद्धांत है। फिर आगे लिखना है आपको कि थार्नडाइक जिनका जन्म 1877 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1949 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का अपितु पूरे विश्व का एक बेजोड़ मनोविज्ञानवेत्ता के रूप में सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि थार्नडाइक ने सर्वप्रथम 1913 में अपने अधिगम सिद्धांत के तत्वों पर प्रकाश डाला। उसके तत्वों का आधार यह था कि तंत्रिका तंत्र जो मनुष्य के अंदर तंत्रिका तंत्र होती है में उद्दीपन एवं उनक्रिया के संयोग बन जाते हैं। क्या होते हैं? में संयोग बन जाते हैं। इन संयोग को प्रकट करने के लिए वांड शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे लिखना है इसलिए कभी कभी थार्नडाइक के सिद्धांत को सीखने का संबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम इस प्रकार से हैं। पहला क्या है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, सफल अनुक्रियाओं के चयन द्वारा सीखना, उसके बाद क्या है? चुनाव और संबंध जोड़ द्वारा सीखना आदि इसके क्या हैं? अलग अलग नाम है। फिर आगे आपको वो वाली लाइन छोड़ के लिखना है कि थार्नडाइक और वुडवर्थ महोदय का विचार है कि जब मानसिक क्रियाएं उत्तेजकों के प्रतिक्रिया में एक उत्तेजक यश होता है जो प्राणी पर प्रभाव डालता है और प्रतिक्रिया आर हो जाता है, जब भविष्य में उत्तेजक एक प्रतिक्रिया से संबंधित हो जाता है और एस आर बंधन बन जाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना है जब भविष्य में उत्तेजक दोहराया जाता है तो प्रतिक्रिया हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है कि थार्नडाइक का प्रयोग हेडिंग डाल देनी है। फिर उसके बाद थार्नडाइक के प्रयोग के बारे में लिखना है एक भूखी बिल्ली को एक ऐसे पिंजरे में रखा गया। ठीक है, जिसका दरवाजा सिटकिनी घुमाने पर खुलता था। क्या होता था? अगर उसका आप सिटकिनी घुमाएंगे तभी वो दरवाजा खुलेगा। उसमें एक बिल्ली को डाल दिया गया। ठीक है, दरवाजे के बाहर सामने भोजन रख दिया। ठीक है, कूदने फादने और दौड़ने में संयोगवश उसका एक पंजा सिटकिनी पर लग गया। मतलब क्या कर रहे हैं कि जब वो भोजन को देखती तो काफ़ी ज़्यादा छटकती कूदती और उसी में क्या हुआ कि उसका एक पंजा जो है क्या हुआ? सिटकिनी में लग गया। सिटकिनी खुल गई और उसने बाहर रखे हुए भोजन को प्राप्त कर लिया। फिर आगे लिखते हैं कि इसी काम को फिर दोहराया गया। क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त? फिर से उस बिल्ली को बंद कर दिया गया और भोजन को बाहर रख दिया गया। अब की बार बिल्ली को पहले की अपेक्षा कम प्रयास करने पड़े। उसको क्या हुआ कि उसने कम प्रयास किया और भोजन को प्राप्त कर लिया। कई बार अभ्यास
अभ्यास के बाद देखा गया कि बिल्ली ने दरवाज़ा खोलना सीख लिया। क्या हुआ कि जब कई बार ऐसा करते रहे लगातार, तो बिल्ली ने अब तो प्रयत्न करना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि ये दरवाज़ा इसी सिटकिनी से खुलने वाला है और वो आराम से खोल लेती थी। ठीक है, आगे लिखना है आपको कि थॉर्नडाइक के इस प्रयोग में समझने की बात यही है कि बिल्ली के कोई भी प्रयास सोच समझकर नहीं किए गए। ठीक है, वह बाहर निकलने के लिए वैसे ही उटपटांग क्रिया कर रही थी जिसमें से कोई एक संयोगवश सफल हो गई थी। ठीक है, आगे आपको लिखना है कि थॉर्नडाइक के इस प्रयत्न और भूल द्वारा, क्या इस प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखने के तर्क और चिंतन के लिए तनिक भी स्थान नहीं होता है। तो ये आपका जो थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत था, ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं आपका तीसरा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त। क्या देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? कह रहा है कि वैयक्तिक या सामूहिक परीक्षाओं की क्या करना है, आपको तुलना करना है। आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके अगला प्रश्न पूछ लिया गया है कि बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है, तो अभी आप पहले देख लेते हैं कि वैयक्तिक या सामूहिक परीक्षाओं की तुलना हमें किस प्रकार से करनी होगी। ठीक है, इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि डगलस एवं हालैंड के वैयक्तिक एवं सामूहिक परीक्षणों को निम्नलिखित गुणों एवं दोष बताकर उनकी तुलना की जा सकती है। ठीक है, इनके क्या जो परीक्षण किए और उसके कुछ गुण मिले हमको और कुछ दोष मिले, उन्हीं को बताकर हम इनकी तुलना कर सकते हैं। एक तरफ आपको हेडिंग डालनी होगी वैयक्तिक और दूसरी तरफ डालनी होगी सामूहिक परीक्षा। ठीक है, तो एक तरफ आपको डाल देना रहेगा वैयक्तिक परीक्षा और दूसरी तरफ आपको डाल देना रहेगा सामूहिक परीक्षा। ठीक है, वैयक्तिक परीक्षा में 1 डालना रहेगा और वहाँ पे लिखना रहेगा, यह परीक्षण केवल अनुभवी या प्रशिक्षित व्यक्ति ले सकता है। कौन ले सकता है? अगर वैयक्तिक परीक्षा आपको लेना है तो ये कोई अनुभवी आदमी है या कोई प्रशिक्षित पढ़ा लिखा आदमी है, वही क्या कर पाएगा, इसकी परीक्षा ले पाएगा। ठीक है, दूसरा आपको सामूहिक में लिखना रहेगा, पहला नंबर डाल के वहाँ पर भी यहाँ पे लिखना रहेगा कि यह परीक्षा सामान्य योग्यता का व्यक्ति ले सकता है। कौन ले सकता है? जिसके पास सामान्य योग्यताएं पाई जाती हैं वो भी ले सकता है। ठीक है, वैयक्तिक परीक्षा में आपको दूसरा डालना रहेगा और यहाँ पे लिखना रहेगा, यह परीक्षा छोटे बालकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। क्या है? ये अत्यधिक उपयोगी है। अब यहाँ पे आपको दूसरा नंबर डाल के लिखना रहेगा, सामूहिक में लिखना रहेगा, यह परीक्षा बड़े बालकों और वयस्कों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। ठीक है, तीसरा नंबर डालना रहेगा किसमें? वैयक्तिक परीक्षा में, और लिखना रहेगा, इस परीक्षा में परीक्षक और परीक्षार्थी का निकट संबंध होता है। ठीक है, और तीसरा उसमें किसमें? सामूहिक में डालना रहेगा कि इस परीक्षा में दूर का संबंध होता है। क्या होता है? दूर का संबंध पाया जाता है। ठीक है, चौथा डालना रहेगा वैयक्तिक परीक्षा में कि इस परीक्षा में परीक्षक परीक्षार्थी के गुण दोष का पूर्ण अध्ययन कर सकता है। क्या कर सकता है मेरे प्यारे दोस्त? उसके गुण और दोष का पूर्ण अध्ययन कर सकता है। और चौथा ये सामूहिक परीक्षा में डाल के लिखना रहेगा कि इस परीक्षा में वह केवल सामान्य अध्ययन कर सकता है। ठीक है, पांचवा नंबर डालना रहेगा वैयक्तिक परीक्षा में और यहाँ पे लिखना रहेगा, इस परीक्षा में परीक्षक परीक्षार्थी की असफलता के कारणों का पता लगा सकता है। और पांचवा नंबर डालना रहेगा सामूहिक परीक्षा में और यहाँ पे लिखना रहेगा, इस परीक्षा में वह कारणों का पता नहीं लगा सकता है। ठीक है, इसका कारणों का पता नहीं लगा सकता। ठीक है, छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर डाल के ये लिखना रहेगा कि इस परीक्षा में परीक्षार्थी अपने कार्यों के प्रति सतर्क रहता है। क्या रहता है मेरे प्यारे दोस्त? सतर्क रहता है, क्योंकि वो केवल उसे ही करना होता है। और उसके बाद छठा नंबर इसमें सामूहिक परीक्षा में डालना रहेगा और लिखना रहेगा, इस परीक्षा में वह उदासीन रह सकता है, क्योंकि उसमें एक के ऊपर थोड़ी ना होता है, सामूहिक परीक्षा हो रही, सभी लोगों की हो रही है। ठीक है, उसके बाद सातवां नंबर डाल के लिखना रहेगा किसमें? वैयक्तिक परीक्षा में। इसमें आपको लिखना रहेगा कि इस परीक्षा में परीक्षार्थी को भाषा का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। सातवां नंबर आपको सामूहिक परीक्षा में डाल के लिखना रहेगा कि इस परीक्षा में केवल आंशिक ज्ञान होता है। ठीक है, आठवां नंबर डालना रहेगा किसमें? वैयक्तिक परीक्षा में और लिखना रहेगा, इस परीक्षा की प्रश्नों को बनाने के लिए काफ़ी परिश्रम और योग्यता की आवश्यकता होती है। आठवां नंबर जो है किसमें? सामूहिक परीक्षा में डाल के लिखना रहेगा कि इस परीक्षा के प्रश्नों को कम परिश्रम से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, नौवां नंबर आपको डालना रहेगा वैयक्तिक परीक्षा में और लिखना रहेगा, इस परीक्षा का निष्कर्ष बहुत प्रामाणिक
और विश्वसनीय होता है, ठीक है। और 9वां नंबर पर सामूहिक परीक्षा में डाल के लिखना रहेगा कि इस परीक्षा का निष्कर्ष क्रम प्रमाणिक और अविश्वसनीय होता है, ठीक है। क्या क्रम प्रमाणिक, क्रम क्रम लिखा गया है लेकिन यहाँ पे लिखना आपको कम, ठीक है। उसके बाद आपको ये पूरा हो जाता है, यहाँ पे 9 अंतर बता दिए गए हैं। फिर आपको लाइन छोड़ के लिखना रहेगा कि उक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामूहिक परीक्षाओं की तुलना वैयक्तिक परीक्षाएं क्या होती हैं, श्रेष्ठतर होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न जो पूछ लिया गया था कि बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों का संक्षेप में क्या करना था, वर्णन करना था। क्या करना था मेरे प्यारे दोस्त, संक्षेप में वर्णन करना था। किसका करना था, तो बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बुद्धि के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं और उनके बारे में हमें जानकारी किस प्रकार से देनी होगी, ठीक है। तो इसमें आपको मेरे प्यारे दोस्त लिखना होगा, इस प्रकार से इसका जवाब देना होगा कि बुद्धि के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए विद्वान ने कई सिद्धांतों का क्या किया है, प्रतिपादन किया है। इनमें से कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं, ठीक है। निम्नलिखित का मतलब आपको नीचे लिखना रहेगा। पहला सिद्धांत है अद्वैत सिद्धांत, ठीक है। अद्वैत का मतलब होता है जिसके तरीके से कोई दूसरा ना हो। इसमें आपको हेडिंग डालनी रहेगी पहला और लिखना रहेगा अद्वैत सिद्धांत। इसमें आपको लिखना रहेगा कि डॉक्टर जॉनसन के अनुसार बुद्धि केवल एक है, ठीक है। उसके क्षेत्र अनेक हैं। ज्ञान विज्ञान के अनेक क्षेत्रों को देखकर यह नहीं समझना चाहिए कि बुद्धि भी अनेक है। साहित्य, कला, विज्ञान सभी एक ही बुद्धि निहित रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये अद्वैत वाला लिख देना रहेगा। दूसरा आपको हेडिंग डालनी रहेगी सीमित शक्ति का सिद्धांत। इसमें आपको लिखना रहेगा कि विनेट महोदय का कहना है कि बुद्धि कुछ स्वतंत्र सीमित शक्तियों का समूह है। इसके आगे आपको लिखना रहेगा ये शक्तियाद जैसे स्मृति, कल्पना, ध्यान और तर्क चिंतन आदि एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। आगे आपको लिखना रहेगा कि वर्तमान कला में विनय का सिद्धांत मान्य नहीं है। फिर लिखना रहेगा कि मस्तिष्क की ये शक्तियाँ पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या दूसरा हेडिंग भी पूरा हो जाएगा, किसका, सीमित सिद्धांत का, ठीक है, सीमित शक्ति सिद्धांत का। फिर आगे आपको तीसरी हेडिंग डालनी रहेगी दो तत्व का सिद्धांत। इसमें आपको लिखना रहेगा इस सिद्धांत का प्रतिपादक स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि के दो तत्व या दो खंड होते हैं। पहला सामान्य तत्व जिसे हम जर्नल या जी से कह सकते हैं, और दूसरा विशिष्ट तत्व जिसे हम स्पेशल या फिर यस के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखना रहेगा आगे की सामान्य या फिर जी तत्व समस्त प्रकार की मानसिक क्रियाओं में लगा रहता है, ठीक है। और विशिष्ट या फिर जिसे हम एस तत्व भी कहते हैं किसी क्रिया विशेष से ही पाया जाता है, ठीक है। चौथी हेडिंग आपको डालनी रहेगी बहुतत्व या बहुशक्ति का सिद्धांत। इसमें आपको लिखना रहेगा कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि में सीमित नहीं बल्कि बहुत सी शक्तियां हैं। फिर आगे आपको लिखना रहेगा यहाँ तक कि मनुष्य जितनी क्रियाएं करता है, क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, जितनी क्रियाएं करता है उतनी ही शक्तियां हैं। आगे आपको लिखना रहेगा थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 विशाल भागों में क्या किया है, बांट दिया है। कौन कौन सी, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और तीसरी अमूर्त बुद्धि, ठीक है। अब पांचवी हेडिंग आपको डाल के लिखनी रहेगी कि बहुयोग्यता का सिद्धांत। इसमें आपको लिखना रहेगा क्या मेरे प्यारे दोस्त, इसमें आपको लिखना रहेगा थर्स्टन के अनुसार बुद्धि बहुत सी योग्यताओं का समूह है। जैसे कौन कौन सी, पहला आपको डालना रहेगा सांख्यिक योग्यता जिसे हम यन से जानते हैं। दूसरा शाब्दिक योग्यता जिसे हम वैन वाले वी से जानते हैं। तीसरा आंतरिक योग्यता जिसे हम यस से जानते हैं। चौथा लिखना रहेगा शब्द प्रवाह योग्यता जिसे हम डब्लू से जानते हैं, वर्ड वाला डब्लू जो होता है, ठीक है। और पांचवा आपको लिखना रहेगा तार्किक योग्यता जिसे आर के नाम से, स्मृति योग्यता जिसे यम के नाम से, प्रत्यक्षीकरण संबंधी योग्यता जिसे पी के नाम से, और उसके बाद इंटेलिजेंस इसका पूरा वो होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस में एन प्लस बी प्लस एस प्लस डब्लू प्लस आर प्लस एम प्लस पी, ठीक है। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए आगे आपको छठा नंबर हेडिंग डाल के लिखनी रहेगी मेरे प्यारे दोस्त। क्या लिखनी रहेगी कि क्रमिक महत्व का सिद्धांत। इसमें आपको लिखना रहेगा वर्ट तथा वर्नर ने मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व
की क्रमिक महत्व की चीज़ बताते हुए बुद्धि का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ठीक है, इन विद्वानों ने बुद्धि का प्रथम और सबसे महत्व का स्तर सामान्य मानसिक योग्यता को माना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये जवाब जो है पूरा होता है, चौथा नंबर। फिर आपको बताना रहेगा पांचवा नंबर प्रश्न, और पांचवें नंबर प्रश्न में भी आपसे 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, पांचवें नंबर में पूछ रहा पहला कि मानसिक द्वंद्व के कारणों का उल्लेख कीजिए, कि जो मानसिक द्वंद्व है ये किन कारणों से होता है। दूसरा आपको लिखना रहेगा, या तो मान लीजिए आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके यहाँ पे दिया गया है कि बालकों में सृजनात्मकता विकसित करने का उपाय बताइए। क्या बताना है? बालकों में सृजनात्मकता उत्पन्न करने का उपाय आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये आपके क्या 2 प्रश्न लिखे जाते हैं। तो पहला हम देखते हैं जो मानसिक द्वंद्व करके दिया गया है। ठीक है, पहला आपका बताना है क्या मानसिक द्वंद्व के बारे में। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा, कुछ इस प्रकार से देना होगा कि हेडिंग डाल देना रहेगा पहले आपको मानसिक द्वंद्व। ठीक है, उसमें आपको लिखना रहेगा कि मानसिक द्वंद्व के कारण व्यक्ति के सामान्य विकास तथा पर्यावरण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्ति के सामान्य विकास तथा पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में अनेक बाधाएं आती हैं और उसका संपूर्ण व्यक्तित्व कुप्रभावित हो जाता है। मानसिक द्वंद्व के कुछ कारण अधोल्लिखित हैं। पहला कौन सा है? जैविकीय तथा भौतिक कारण। क्या जैविकीय और भौतिक कारण आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, कारण नहीं कारक आपको डालना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि इसके अंतर्गत भौतिक तत्व और जैविक इच्छाएं हैं, जैसे कौन कौन सी? भोजन की आवश्यकता, ठीक है, कामेच्छा की आदि की आवश्यकता है। ठीक है, आगे आपको लिखना रहेगा और शारीरिक दशाएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं जो मानसिक द्वंद्व को उत्पन्न करती हैं। दूसरी हेडिंग आपको डालना रहेगा संवेगात्मक कारण। ठीक है, इसमें आपको लिखना रहेगा कि इच्छाओं की तृप्ति या आवृत्ति, प्रसन्नता, दुख, काम और भावना ग्रंथि आदि भी मानसिक द्वंद्व उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तीसरा आपको लिखना रहेगा क्या? सामाजिक कारण, और इसमें आपको लिखना रहेगा कि व्यक्ति या प्राणी को सामाजिक कारक भी मानसिक द्वंद्व उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हुआ है, जैसे रीति रिवाज, परंपरा आदि के कारण भी मानसिक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। चौथा कारण आपको लिखना रहेगा आर्थिक कारण, और इसमें आपको बताना रहेगा कि आर्थिक कारक आज के परिप्रेक्ष्य में मानसिक द्वंद्व का पहला कारक माना जाना चाहिए। क्या? ये पहला कारक माना जाना चाहिए। फिर आपको लिखना है आगे कि यदि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती तो उसे पग पग पर मानसिक द्वंद्व का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है, आगे लिखना है कि यदि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब है तो उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पग पग पर मानसिक द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका जवाब जो हुआ मानसिक द्वंद्व का हुआ। ठीक है, अब इसमें जो अथवा करके प्रश्न दिया गया है कि बालकों में सृजनात्मकता विकसित करने के उपाय जो आपको बताने हैं, वो किस इस प्रकार से बताना रहेगा कि बालकों में सृजनात्मकता विकसित करने के निम्नलिखित उपाय हैं। कौन कौन से उपाय हैं उसको हेडिंग बाय हेडिंग बताना रहेगा। पहला बताना रहेगा, हेडिंग नंबर 1 डाल लीजिए और उसमें लिखना है मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, और उसमें आपको जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा कि बालक के सृजनात्मकता विकसित करने के लिए 2 दशाएं आवश्यक हैं। कौन कौन सी मेरे प्यारे दोस्त? पहली दशाएं क्या हैं? पहली दशा है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, और दूसरी कौन सी है? मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता। ठीक है, आगे आपको लिखना है वो वाली लाइन छोड़ के कि ये दोनों स्थितियां तभी बनती हैं जब बालक मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, दूसरी हेडिंग आपको डालनी है प्रतिफल पर विचार। क्या? प्रतिफल पर विचार, ये आपकी दूसरी हेडिंग रहेगी, और इसमें लिखना रहेगा किसी कार्य का प्रतिफल क्या होगा, इस पर विचार करने के लिए बालकों को प्रेरित करना। ठीक है, आगे लिखना है इस प्रकार के मानसिक अभ्यास से छात्रों की सृजनात्मकता का विकास होता है। तीसरी हेडिंग आपको डालनी रहेगी मौलिकता का स्पष्टीकरण, और इसमें आपको लिखना रहेगा कि तथ्यों के अनुसार मौलिकता को स्पष्ट करना मौलिक और नवीन कार्यों से बालकों की प्रतिष्ठा बढ़ाती है। ठीक है, आगे लिखना है और इस प्रकार वह सृजनात्मक कार्यों से अधिक रुचि लेते हैं। फिर आगे लिखना है चौथा नंबर, तथ्यों का ज्ञान, ये चौथी नंबर हेडिंग रहेगी, और इसमें आपको लिखना है कि सामान्य समाधान के विविध तत्वों की जानकारी देना और उनके प्रयोग के लिए उत्प्रेरित करना, इस कार्य में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। ठीक है, पांचवा हेडिंग डालनी रहेगी
कल्पनाशीलता, इसमें आपको लिखना रहेगा कि कल्पना को साकार करना सृजनात्मकता है। बालकों में कल्पना शक्ति विकसित हो, इस हेतु उन्हें पूरे अवसर देने चाहिए। ठीक है, ये आपकी 5 हेडिंग यहाँ पे हो जाती हैं। छठी हेडिंग आपको डालना रहेगा कि पाठ्य सहगामी प्रक्रिया। क्या मेरे प्यारे दोस्त, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, इसमें आपको लिखना रहेगा कि विद्यालय में कक्षा के विभिन्न प्रकार के पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करने एवं छात्रों की भागीदारी उन्हें कुछ विशेष करने के लिए प्रेरित करती हैं, जैसे सामाजिक या राजनीतिक समस्याओं पर आधारित नाटिका एवं पात्र अभिनय। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड पर प्रतिदिन नए वाक्य लिखना। ठीक है, सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्न, कॉलेज मैगजीन के लिए लिखना, स्काउटिंग पोस्टर प्रतियोगिता आदि, ये सारी क्या आती हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना है इन क्रियाकलापों से बालक की भावनाओं का विकसित होता है। फिर आगे लिखना है और जिज्ञासा शांत होती है तथा आगे कुछ नया करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो ये आपका 5वें नंबर का दोनों प्रश्न जो है क्लियर हो जाता है। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि निर्देशन के सिद्धांतों का क्या करना है, उल्लेख करना है। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दिया जाता है कि परामर्श के विभिन्न प्रकारों की विवेचना करनी होगी। ठीक है, तो ये दोनों जवाब आपको दोनों बता दे रहा हूं, जिनमें से जो आपको आता होगा वो आप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। तो छठे नंबर का पहला नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि निर्देशन के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि निर्देशन के सिद्धांत के विषय में सभी विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, सभी विद्वानों में अलग अलग मत पाया गया है। फिर आगे आपको लिखना है कि जोन्स ने निर्देशन के 5 सिद्धांत, क्रो ने 14 तथा किसने, हम्फ्रीज और हैक्सलर, ठीक है, हैक्सलर ने 7 सिद्धांत का उल्लेख किया है। ठीक है, किंतु यहाँ ऐसी सिद्धांतों पर विचार करना उपयुक्त होगा जिसके बारे में सभी विद्वान एक मत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हीं सारे सिद्धांतों के बारे में बात की जाएगी जिस पे सभी के मत एक पाए जाते हैं। पहला सिद्धांत क्या है, निर्देशन समस्त छात्रों के लिए। ठीक है, ये हेडिंग डालनी रहेगी, क्या, निर्देशन समस्त छात्रों के लिए। इसमें आपको जवाब इस प्रकार से देना रहेगा कि विद्यालय में समस्त छात्रों को परामर्श देने के लिए सामूहिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। वैसे भी जनतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली में सभी छात्रों को निर्देशन सहायता प्राप्त करने का अधिकार समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी हेडिंग आपको डालनी रहेगी मेरे प्यारे दोस्त, निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। इसमें आपको लिखना रहेगा जिस प्रकार निर्देशन सहायता समस्त छात्रों के लिए सुलभ होनी चाहिए, उसी प्रकार निर्देशन प्रक्रिया किसी आयु विशेष के लोगों तक सीमित नहीं की जा सकती, यह जीवन भर चलने रहती है। ठीक है, आगे तीसरी नंबर हेडिंग डालना रहेगा, निर्देशन छात्र विकास के सभी छात्रों से संबंधित होने चाहिए। इसमें आपको लिखना रहेगा निर्देशन छात्र के सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है। फिर इसके बाद लिखना रहेगा अतः इसको छात्र के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक वृद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, चौथा नंबर लिखना रहेगा, क्या, चौथा नंबर हेडिंग डाल के कि निर्देशन आत्मबोध और आत्म विकास को विकसित करता है। और इसमें लिखना रहेगा कि उत्तम निर्देशन वह है जिसमें व्यक्ति के आत्मबोध, आत्मनिर्देशन और स्व विकास का लक्ष्य रखा जाता है। ठीक है, फिर आगे लिखना रहेगा परामर्शदाता द्वारा छात्रों को प्रोत्साहित करना ताकि वह स्वयं निर्णय ले सकें और उस निर्णय के अनुसार अपना कार्य प्रारंभ कर सके। 5वें नंबर हेडिंग डाल के लिखना रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या, कि निर्देशन को समाज और व्यक्ति दोनों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इसमें आपको लिखना रहेगा कि निर्देशन को अपना ध्यान केवल व्यक्ति पर ही केंद्रित नहीं करना चाहिए बल्कि उसे समाज के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए। निर्देशन को नवयुवकों में ऐसी आत्मनिर्भरता का विकास करने में सहायता करनी चाहिए जो छात्र की एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व का ज्ञान कराए। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है ये कौन सा नंबर 5 नंबर हेडिंग हो गया है। छठी नंबर हेडिंग आपको डालनी है निर्देशन कार्यक्रम में अधिकांश व्यक्तियों को व्यक्ति मानना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको लिखना है कि निर्देशन कार्यक्रम में संचालकों की मिथ्या धारणा है। ठीक है, कि यह निर्देशन
सहायता की आवश्यकता केवल ऐसे व्यक्तियों की होती है जो बौद्धिक या शारीरिक रूप से पिछड़े या जिनका संवेगात्मक विकास कम हुआ हो। अतः निर्देशन कर्मचारी को सभी छात्रों के प्रति समान एवं दृष्टिकोण रखना चाहिए। क्या? समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। इस प्रकार से आपका ये जो निर्देशन वाला है ये भी समाप्त होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि परामर्श के विभिन्न प्रकारों का क्या करना है, उल्लेख करना है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डाल देनी रहेगी कि परामर्श के प्रकार। उसमें पहला हेडिंग डालना रहेगा निर्देशात्मक परामर्श। ठीक है। उसमें आपको लिखना रहेगा इस प्रक्रिया में परामर्शदाता को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ठीक है। तथा परामर्शदाता अपना ध्यान समस्या पर अधिक रखता है, व्यक्ति पर नहीं। ठीक है। आगे आपको लिखना है इस प्रकार के पूर्व निर्धारित योजना के आधार पर समस्या की व्याख्या विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर की जाती है तथा ऐसा करने में परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की सहायता एवं सहयोग प्राप्त करता है। निर्देशीय परामर्श साक्षात्कार एवं प्रश्नावली पद्धति से दिया जाता है। ठीक है। 12 नंबर लिखना रहेगा दूसरी नंबर हेडिंग कि अनिर्देशात्मक परामर्श। ठीक है। ये हेडिंग रहेगी। इसमें आपको लिखना रहेगा अनिर्देशीय परामर्श परामर्श प्रार्थी केंद्रित होता है। ठीक है। अनिर्देशीय परामर्श का जन्मदाता रोजर्स, कौन? रोजर्स था। फिर आपको लिखना है रोजर्स के मतानुसार निर्देशीय परामर्श अमनोवैज्ञानिक और प्रभावहीन है क्योंकि निर्देशन का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है, न कि समस्या। ठीक है। अनिर्देशीय परामर्श में परामर्शदाता की क्रियाएं महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, ध्यान प्रार्थी की क्रियाओं पर दिया जाता है। अनिर्देशीय परामर्श में रोग का निदान आवश्यक है क्योंकि इसमें प्रार्थी से संबंधित आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते और न किसी प्रकार का परीक्षण की ही होता है। ठीक है। आगे लिखना है विलियम स्नीडर ने अनिर्देशीय परामर्श की अग्रलिखित धाराओं का उल्लेख किया है और यहाँ पे आपको नंबर 1 डाल के लिखना रहेगा कि परामर्श प्रार्थी अपने जीवन उद्देश्य निर्धारित करने में स्वतंत्र, चाहे परामर्शदाता की कुछ भी राय हो। ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा लिखना रहेगा कि प्रार्थी अधिकतम संतोष प्राप्ति हेतु उद्देश्य का चयन स्वयं करता है। तीसरा डाल के लिखना रहेगा कि अल्प समय में परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से वह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकने के योग्य हो जाता है। चौथा लिखना रहेगा उचित समायोजन में संवेगात्मक संघर्ष सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है। इस प्रकार से ये आपका जो है प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है। एक आध और है तो इतने में ही आपके पूरे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। बात करते हैं आपके जब लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं वहीं से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं जिसे हम खंड सा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और यहाँ से आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरीय के। खंड सा में भी निर्देश दे दिया जाता है कि केवल आपको 2 ही प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जवाब 500 शब्दों में देना है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। उसकी आवश्यकता एवं क्षेत्र पर विस्तृत प्रकाश डालना है। ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सीखने के अर्थ को स्पष्ट करते हुए थॉर्नडाइक के संबंधवाद तथा हल के प्रबलन सिद्धांत की विवेचना करनी रहेगी। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा के स्रोत तथा प्रकारों की विवेचना करनी रहेगी। 10वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बुद्धि के वास्तविक अर्थ से आप क्या समझते हैं और बुद्धि के 2 खंड सिद्धांतों की व्याख्या आपको क्या करनी रहेगी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।